ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं एस के सर्जरी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय स्पोर्स। तो स्पोर दो ही बैक्टीरिया पर रिड्यूस करते हैं, एक बैसिलस होता है, दूसरा क्लोस्ट्रीडियम होता है। और इनको किल करने के लिए आपने क्या करनी है, आपने स्टरलाइजेशन करनी है। और यहाँ पे स्टरलाइजेशन आउटोक्लेविंग से करते हैं, जिसमें मॉइस्ट हीट होती है। टेम्परेचर इज़ 121 डिग्री सेंटीग्रेड का, प्रेशर भी 15 का और टाइम भी 15 का। नेक्स्ट चलते हैं, 8 मंथ का बेबी है, कंप्लेन ऑफ डिस्निया ऑन द लाइन। पता लगा एग्जामिनेशन पे कि लेफ्ट साइड पे ब्रेथ साउंड ही नहीं है। एक्सरे पर इंटेस्टिनल लोब्स लेफ्ट साइड ऑफ थॉरैक्स में आ चुकी है। डैट मीन्स के पेशेंट को कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया है। एंड द मेन काजेस कि जो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन है जो डायफ्राम बनाती है वो क्या है, पेटेंट है, उसने डायाफ्राम सही से नहीं बनाया। और रट्टा मार लेना, डायाफ्राम का जो सेंट्रल टेंडन होता है वो सेप्टम ट्रांसवर्सम से बनता है। नेक्स्ट इस एक चाइल्ड है जिसका यूरोपोरफायरिन 1 का लेवल बढ़ गया है और पेशेंट को फोटो सेंसिटिविटी है। अब यूरोपोरफायरिन का 1 का लेवल बढ़ गया है, 1-3 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। डैट मीन्स यूरोपोरफायरिनोजन 3 सिंथेस की डेफिशिएंसी है। इजेक्शन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय। अब इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ाने के लिए पहले तो आप रट्टा मार लो कि इजेक्शन फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, कि जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आया था उसमें से कितना पुश किया, तो ऊपर स्ट्रोक वॉल्यूम है, नीचे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है। तो अगर मैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को कम करूँ और स्ट्रोक वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूँ तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा। अब पेशेंट बढ़ जाएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इजेक्शन फ्रैक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यानी अगर इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ता है तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब पेशेंट ऑन द लॉन्ग टर्म एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी, उसको टीबी हो गया और वो एटीटी के ऊपर है। ओके। और अचानक ही उसको सीजर्स बढ़ना शुरू हो चुके हैं, यानी जो टीबी वाली दवाई थी उसमें से जो रिफेम्पिन थी वो साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर थी, उसने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दिया। क्लियर, ठीक हो गया। तो जो रिफेम्पिन है वो साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर है, उसने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से ड्रग का लेवल कम हुआ और सीजर्स बढ़ गया। इसका उलट भी कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो सकता है। तो आंसर इज़ आइसोनियाजाइड। तो एक बात रट्टा मार लेना, इंड्यूसर कौन से और इनहिबिटर्स कौन से हैं। अब जो इंड्यूसर्स होते हैं उसका मिमोनिक है क्रैब जीपीएस। सी हो गया, क्रैब जीपीएस। अब सी से क्या बनता है, कार्बामेज़ेपिन, आर से रिफेम्पिन, ए से अल्कोहल। लेकिन रट्टा मार लेना, अल्कोहल भी कौन सी वाली अल्कोहल, क्रॉनिक अल्कोहल। पी से फिनोबार्बिटल आ जाएगा, जीपीएस। जी से ग्राइसोफ्लविन, पी से फेनिटोइन आ जाएगा और एस से आपका क्या बन जाएगा, एस से आपका सेंट जॉन वॉर्ट्स। क्लियर। इसके बाद जो इनहिबिटर्स होते हैं उसका मेमोनिक है सिक फेसिस डॉट कॉम। एस से सोडियम वेलप्रोइड, आई से आइसोनियाजाइड, सिमेटिडीन, कीटोकोनाजोल, फेसिस। एफ से फ्लूकोनाजोल, ए से एक्यूट अल्कोहल, सी से क्लोरामफेनिकोल, ई से रिथ्रोमाइसिन, एस से सल्फोनामाइड्स, कोम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेप्राजोल, मेट्रोनिडाजोल। क्लियर। इसके बाद अच्छा, ग्रेप फ्रूट की रट्टा मार लेना। मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो, तो वो आर्ट्रियोल्स में आती है, दे कंट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब जो आईजीए ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रेट होती है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किस मैकेनिज्म से सिक्रेट होती है, आंसर इज मीरोक्राइन। क्लियर, मीरोक्राइन। अब एक बात रट्टा मार लेना कि जो ब्रेस्ट है वो इटसेल्फ कौन सा ग्लैंड है, वो एक एपोक्राइन ग्लैंड है। अब जो सिक्रेशन होती है वो 3 तरीके से प्रोड्यूस होती है, एपोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन। एपोक्राइन के अंदर सिर्फ सिक्रेशन आती है, मीरोक्राइन के अंदर आपको एपिकल सेल्स भी देखने को मिल सकते हैं और होलोक्राइन के अंदर पूरे के पूरे सेल्स आ जाते हैं। तो रट्टा मार लेना कि जो आईजीए होती है वो मीरोक्राइन प्रोसेस से एक्सक्रीट होती है, लेकिन ब्रेस्ट में जो मिल्क होता है वो एपोक्राइन ग्लैंड्स होता है। 1.2 से लेकर 2 सेंटीमीटर ब्रेस्ट लंप है, उसको फैमिली हिस्ट्री है बीआरसीए की, तो आपने क्या करना है, लंपेक्टमी करनी है और बायोप्सी ज़रूर लेनी है। सही हो गया। इसके बाद एंजाइम डेफिशिएंट इन वॉन गर्क डिजीज़, तो कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है वॉन गर्क डिजीज़ के अंदर, आंसर इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। क्लियर। नेक्स्ट इज 30 ईयर ओल्ड लेडी विद अ वेट लॉस फॉर 3 मंथ, वीकनेस है, पिगमेंटेशन है। और यहाँ तक तो पढ़ने में लगता है कि पेशेंट को कोई कहने का मतलब एडिसन डिजीज़ हो सकता है। ACTH का लेवल ज़्यादा है। क्लियर। सोडियम लेवल कम, पोटेशियम ज़्यादा, बाइकार्ब भी ज़्यादा, तो डैट मीन्स के ये क्या है, एडिसन डिजीज़, प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशेंसी। फॉर्म सेल्स इन एथिरोमा, तो ये लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस होते हैं, ट्यूनिका इंटीमा में होते हैं। वोकल कॉर्ड की एबडक्शन कराने वाला एक ही मसल है विच इज़ द पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड विच इज़ द लाइफ सेविंग मसल। तो जो एबडक्टर है वोकल कॉर्ड का जो कि ग्लॉटिस को ओपन करेगा, आंसर इज पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड। जो एडक्टर होते हैं, एडक्टर, क्लियर, एडक्टर होते हैं उसका निमोनिक होता है, क्लियर,
ALT, ए से क्या बनेगा आपका, ए से एरिटेनॉइड बनेगा, क्लियर। एरिटेनॉइड ट्रांसवर्स वाला और लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड और थायरोरेटिनॉइड। वोकल कॉर्ड को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकल कॉर्ड की टेंस करने वाला, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को, पिच को बढ़ाने वाला क्रिकोथायरॉइड है, और वोकल कॉर्ड को रिलैक्स करने वाला, सॉरी ये मेरा शेयर इट ऑन हुआ है जिसकी वजह से ऐसे फजूल चीज़ें आ रही हैं। तो अच्छा, वोकल कॉर्ड को टेंस करने वाला क्रिकोथायरॉइड है और वोकल कॉर्ड को रिलैक्स करने वाला थायरोरेटिनॉइड होता है, क्लियर। इसके बाद लैरिंग्स के जो इनलेट है, आप देखो ग्लॉटिस को खोलने वाला और लैरिंग्स को खोलने वाला ये मसल्स डिफरेंट है। अब लैरिंग्स के इनलेट को ओपन करने वाला आंसर इज थायरो एपिग्लॉटिकस, जबकि क्लोज करने वाला अराई एपिग्लॉटिकस, यानी अराई अपना मुंह दूसरों का मुंह बंद कर देते हैं, तो ऐसे रट्टा मारना है। लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट द रिस्ट, तो रिस्ट की एक्सटेंशन नहीं हो पा रही, पेशेंट को रिस्ट ड्रॉप हो चुका है, दिस इज ड्यू टू द रेडियल नर्व, और इसके रूट वैल्यू C5 से लेकर होती है T1 तक होती है। 28 ईयर, और ये कहाँ से निकलती है, पोस्टीरियर कॉर्ड से निकलती है। 28 ईयर ओल्ड वुमेन को वेट लॉस, ट्रेमर, पाल्पिटेशन, आइस की प्रोट्रगियन है, यानी पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज़ है, क्लियर। इसके बाद जो गुड पास्चर सिंड्रोम है उसमें GBM एंटीबॉडी होती है, लेकिन वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को फॉलो करती होती है, क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं यंग बॉय जिसका नेक में मैस है, बायोप्सी पे पता लगा कि इफेसमेंट है आर्किटेक्चर की, एटिपिकल मोनोन्यूक्लियस सेल विद अ बाइलोब न्यूक्लियस, यानी रीड स्टम्बर्ग सेल आपको देखने को मिलते हैं। अब जो रीड स्टम्बर्ग सेल्स होते हैं वो आपको हॉचकिन लिम्फोमा में देखने को मिलते होते हैं, CD15 CD30 होते हैं, बाइलोब सेल्स होते हैं, आउल आई अपीयरेंस होती है। अब जो कोरियो कैंसर होता है वो किस रूट से फैलता है, हेमाटोजिनस रूट से। एक मिनट में थोड़ा दरवाज़ा बंद कर दूँ। सॉरी फॉर द नॉइस। तो कोरियोकार्सिनोमा का हेमाटोजिनस रूट ऑफ स्प्रेड होता है। 40 ईयर ओल्ड पेशेंट जिसको TB डायग्नोज था, क्लियर, और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, दिस इज़ ड्यू टू इथेम्ब्यूटोल। तो ये इथेम्ब्यूटोल के 2 MCQ डाल दिए उन्होंने। अब कौन सी ETT पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है, तो आंसर इज आइसोनियाजोइड। तो आइसोनियाजोइड पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है, रिफेम्पिन ऑरेंज कलर सिक्रेशन करवाती है, इथेम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस कराती है, पिराजिनामाइड हाइपर यूरिसीमिया करवाती है। A patient present after sustained RTA with a hypotension and tachycardia with an unstable rhythm. This is very important कि पेशेंट हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, क्लियर। ठीक हो गया तो आप क्या दोगे, आप पेशेंट को सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करोगे, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, उसको ट्रॉमा की वजह से रिदमिया में चला गया, अनस्टेबल रिदम है। एक पेशेंट को हाइपोवोलेमिया है और इसका यूरिन आउटपुट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, क्यों, क्योंकि किडनी की तरफ परफियन कम हो जाती है जब ब्लड प्रेशर कम होता है। माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स इज डन बाय मोटिलिन, और ये इंटर डाइजेस्टिव पीरियड में काम आती है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसका हार्ट रेट इंक्रीजेज फ्रॉम 75 मिनट्स टू 25 मिनट पर साइकिल। तो व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल, तो कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन क्या चल रही है। अब देखो एक बात रट्टा मारना है कि जो नॉर्मली कार्डिक साइकिल होती है वो 0.8 सेकंड की होती है, ठीक है, 0.8 सेकंड की होती है, क्लियर। और इसके हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है। अगर एक कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड की है, क्लियर, ठीक हो गया, तो उसमें कितने बीट्स पास करेगी, जब 1 सेकंड की है तो 72 बीट्स पास करेगी, 0.8। अगर वो मतलब कहने का मतलब है कि हार्ट रेट 1/3 हार्ट रेट 3 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है तो कार्डिक साइकिल 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो बेस्ट आंसर आई थिंक सो 0.2 या 3 तक बनता है, क्योंकि ये 75 से 225 में जा रही है, एंड द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल इज 0.8 सेकंड। IV ड्रग यूज़र को मर्सा का इन्फेक्शन हो चुका है। अब मर्सा में क्यों होता है, क्योंकि मर्सा में क्या होती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्सा, क्योंकि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन उसमें म्यूटेशन आपको देखने को मिलती होती है, जिसको ट्रांसपेप्टिडेज पे कहते हैं। साइक्लिक EMP को एक्टिवेट करने वाला G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है। पोस्टीरियर आस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म, तो जो पोस्टीरियर फोर आर्म है उसकी सेंसरी सप्लाई रेडियल नर्व देती होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टीनिया, तो टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा दे आर ट्रांसमिटेड बाई इंजेक्शन ऑफ एग्स, ठीक हो गया। बस ये रट्टा मारना, टीनिया सोलियम बीफ से फैलता है और टीनिया सेजिनेटा बीफ से फैलता है और टीनिया सोलियम पॉर्क से होता है। इन एन हॉस्पिटलाइज पेशेंट लाइंग ऑन द बेड इन सुपाइन पोजीशन। अब देखो सुपाइन पोजीशन पे एस्पिरेशन हो रही है, तो एस्पिरेशन हमेशा राइट साइड पे जाएगी, राइट लोअर लोब में जाएगी, बस उसके सुपीरियर सेगमेंट पे जाएगी अगर वो सुपाइन पोजीशन पे है। इसके बाद दोबारा से आ गया, चाइल्ड ने पीनट का एस्पिरेशन किया है,
तो फॉरेन बॉडी कहाँ जाएगी, राइट लोअर लोब में जाएगी। सही हो गया, राइट लोअर लोब। तो यहाँ बेस्ट आंसर क्या है, राइट एपिकल लोअर लोब, यानी उसके सुपीरियर सेगमेंट में। अभी इंपॉर्टेंट है, अब फॉरेन बॉडी सुपाइन पोजीशन में कहाँ जाएगी, चाहे वो सुपाइन है, चाहे वो सीटिंग या स्टैंडिंग है, यानी अपराइट पोजीशन है। अगर वो अपराइट पोजीशन है, चाहे वो सुपाइन है, दोनों में राइट लोअर लोब में जाएगी। लेकिन अगर सुपाइन है तो एपिकल या सुपीरियर सेगमेंट में जाएगी, और अगर अपराइट पोजीशन में है तो पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट में जाएगी। अगर राइट लैटरल है या लेफ्ट लैटरल है तो उसमें अपर लोब में जाएगी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट इज मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में 12वीं नर्व होती है, जबकि और ये किसका सिंड्रोम है, मेडुला का सिंड्रोम है। इसने तो पॉन्स लिख दिया, विच एब्सोल्युटली मेक्स नो सेंस। क्लियर। तो ये पॉन्स का डिजीज़ नहीं है। एक पेशेंट ER में आया, अनकॉन्शियस है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, एस्पिरिन खा लिया है। एस्पिरिन का जो एंटीडोट होता है वो सोडा बाइकार्बोनेट होता है। एक पेशेंट है, MI के बाद आया, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो चुकी है आफ्टर 3 days विच विल बी अबेंडेंट इन द इन्वॉल्व्ड एरिया। तो क्या होगा, वेजफ और कोलैटरल सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छी खासी बन चुकी होगी। अब पेशेंट सस्टेन्ड है क्रश इंजरी विद इंट्रामेडुलरी टिबियल फ्रैक्चर। क्लियर। और पेशेंट को इंजरी के बाद फैट इम्बोलिज्म सिंड्रोम हो चुका है, यानी पेशेंट को पेटिकिए, फीवर, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाइपोक्सीमिया। तो ये क्या होता है, फैट इम्बोलिज्म सिंड्रोम होता है। क्लियर। अच्छा, इसने आंसर लिखा हुआ फैट इम्बोलिज्म, और नीचे इसने कहा है कि फैट इम्बोलिज्म में क्लिनिकल साइन सिम्टम्स होते हैं, लाइक पल्मोनरी इनसफिशिएंसी होती है जो कि पेशेंट को हो रही है। नंबर 2, पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं जो शायद इसने बताया नहीं है, लेकिन पेशेंट को कहने का मतलब है पेटिकिया वगैरह हो रही है। आई थिंक बेस्ट आंसर इज फैट इम्बोलिज्म सिंड्रोम। सही हो गया। नेक्स्ट इज पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर क्या होता है, RBC मैच ज़्यादा होता है, एरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम हो जाता है। इन अ पेशेंट विद पेरिटॉन्सिलर एब्सेस कौन सा मसल एब्सेस फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, आंसर इज प्लैटोफरेंशियस। और ये मीडियल मसल्स होता है, आपके फेरिंजियल मसल्स होते हैं प्लैटोफरेंशियस। आई नो इट डजंट मेक सेंस, लेकिन क्या करें। अ पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर डिजीज कास्ट में एनसेड यूज़ की वजह से पेप्टिक अल्सर हो चुका है, तो इसमें क्या दोगे आप, PPIs दोगे ताकि एसिड आउटपुट कम हो जाए। 65 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विद यूरिनरी फ्रीक्वेंसी नोक्चुरिया, और इसकी डिफ़िकल्टी इन इनिशिएशन ऑफ यूरिनेशन, यानी पेशेंट को BPH के सिम्टम्स आना शुरू हो गया। लेकिन ये देखो कि प्रोस्टेट हार्ड और इरेगुलर है, जो कि BPH में नहीं होता, और PSA का लेवल भी ज़्यादा है, तो डायग्नोसिस इस प्रोस्टेट का कैंसर है। मीडियन नर्व की इंजरी एट द लेवल ऑफ रिस्ट है, तो वो किसको अफेक्ट करेगी, आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड लुम्ब्रिकल को। मीडियन नर्व LOAF को सप्लाई करती है, लुम्ब्रिकल्स, अपोनेंस पॉलिसिस, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड द फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। कौन सा ऑर्गेनिज्म ब्लड से जाता है, तो साइटोमेगालो वायरस है। पेशेंट ऑन डायलिसिस ट्वाइस अ वीक इज नाउ कंसिडर्ड फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रीनल फंक्शन को देखने के लिए बेस्ट आंसर इज GFR को आपने देखना होता है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस को देखना होता है। A patient with a kidney disease develop generalized edema, that means पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जिसमें प्लाज्मा कॉन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है। वॉमिटिंग के अंदर हाइपोकलीमिक, हाइपोक्लोरीमिक, हाइपोकैल्सीमिक, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया होता है। 30 ईयर ओल्ड पेशेंट OPD में आया विद अ कंप्लेन ऑफ पाल्पिटेशन, ECG के अंदर PSVT है, कैरोटिड मसाज किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसके बाद क्या दोगे आप, एडिनोसिन दोगे। बस ये देखना कि उसको एस्थमा ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट इज आंसर इज ग्लूटाथायोन, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो नेक्स्ट आंसर इज ECA विटामिन। क्लियर। नेक्स्ट इज जो स्केलेटन को कबर से निकाल लिया, तो फीमेल पेल्विस में क्या चीज़ होती है, देखो जो बेस्ट आंसर इज इवर्टेड इलियक एला। बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। हार्ट शेप पेल्विस, ये मेल पेल्विस होता है, फीमेल का पेल्विस ओवल शेप होता है। इन्वर्टेड स्केलेटल ट्यूबरोसिटी मेल पेल्विस है, फीमेल का इवर्टेड होता है। फ्यूज्ड स्केल स्पाइन एट द मिड, ये भी मेल पेल्विस है। सुप्रा प्यूबिक एंगल फीमेल में 90 से ज़्यादा होता है। एक पेशेंट को DVT की हिस्ट्री है और उसको MI हो चुका है, अब वो थ्रोम्बोसिस का रिस्क फैक्टर देख रही है, तो इसमें इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर क्या होता है, आंसर बेस्ट आंसर इज इमोबिलाइजेशन या स्टेसिस। इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, वहाँ पे जो ऑप्शन होगा उसको ठीक कर लेना जो इंडिपेंडेंट फैक्टर है। रट्टा मार लेना कि जो थ्रोम्बोसिस कराने के लिए आपको विल्चुर ट्रायड चाहिए, विल्चुर ट्रायड में आपको क्या चाहिए, विल्चुर ट्रायड में स्टेसिस, हाइपर कोआगुलेबिलिटी और एंडोथेलियल इंजरी चाहिए। अब जो हाइपर कोआगुलेबिलिटी और एंडोथेलियल इंजरी आपस में एक दूसरे से लिंक होती है, लेकिन जो स्टेसिस है वो इनसे लिंक नहीं है। सही है, इस वजह से स्टेसिस या हाइपर मोबिलिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है। 4 मंथ ओल्ड इन्फेंट, इसकी मदर लेके आई है, पुअर फीडिंग, सीजर, डेवलपमेंटल डिले है, यानी इसको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, पेशेंट को हाइपोटोनिया, हाइपोथर्मिया, कॉपर कम है, किंकी हेयर है, तो ये क्या सा डिसीज़ होता है,
कीस डिजीज़ है, एक्सीडेंट रिसेसिव है, ATP7A की म्यूटेशन होती है, कॉपर की डेफिशिएंसी होती है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसकी रेडिकल मास्टेक्टमी हुई है और रेडियोथेरेपी हुई है, तो उसके बाद क्या होगा, बाजू में लिम्फेडीमा हो जाएगा, क्लियर, सेकेंडरी लिम्फेडीमा हो जाएगा। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट ने एगर को स्टेरलाइज किया 100 डिग्री फॉर 20 मिनट्स ईच डे फॉर 3 कंसेक्टिव डे। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट स्टेरलाइजेशन के कंटिन्यूसली या एक दिन छोड़ के एक दिन बाद स्टेरलाइजेशन करना, दिस इज कॉल्ड टिंडलाइजेशन। अब जो पास्चराइजेशन होती है जो मिल्क की होती है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड या फिर 62 फॉर 30, रट्टा मार लो, 62 फॉर 30 या 72 फॉर 15 सेकेंड, विच इज़ कॉल्ड फ्लैश पास्चराइजेशन। तो ये दूध वगैरह को उबालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक पेशेंट का TRH, TSH और थायराइड हार्मोन तीनों ज़्यादा है। TRH ज़्यादा है तो ये टर्शरी हाइपर थायराइडिज्म है, हाइपोथैलेमस का एडिनोमा हो सकता है। ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर एंटी TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी होती है, जबकि एंटी TPO एंटीबॉडी हाशिमोटो में होती है। नेक्स्ट इज एक पेशेंट का प्रोग्रेसिव वेट गेन है, एमेनोरिया है और प्रॉक्सिमल मसल की वीकनेस है, यानी कुशिंग सिंड्रोम वाले फीचर्स है, सेंट्रल ओबेसिटी, मून फेस, पर्पल स्ट्राया, हाइपरटेंशन, रेस्ड ACTH। अब ACTH रेस्ड है तो ACTH ज़्यादा होने की वजह से कुशिंग सिंड्रोम हुआ है, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड कुशिंग डिजीज विच इज़ ड्यू टू पिट्यूटरी एडिनोमा, क्लियर। एक पर्सन कैन नॉट मीडियली रोटेट, पहली दफ़ा सुना है कि नी भी रोटेट होती है और नी को फ्लैक्स नहीं कर पा रहा। नी की जो फ्लैक्शन कराने वाले मसल है वो आपके होते हैं हैमस्ट्रिंग्स होती हैं, जिसमें बाइसेप्स फेमोरस, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनियस आ जाते होते हैं, क्लियर। और दूसरा एक और मसल होता है जो नी की फ्लैक्शन करता है और थाई की एक्सटेंशन करता होता है, क्लियर, सही हो गया, विच इज़ द सार्टोरियस, ठीक है। सार्टोरियस थाई की और नी की दोनों की फ्लैक्शन करता होता है। तो यहाँ बेस्ट आंसर इस सार्टोरियस लगा देते हैं क्योंकि मीडियल रोटेशन का भी कुछ रोल आ गया है, हालांकि विच आई डोंट एग्री विद डैट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सप्लेन डायरेक्शनल और सिलेक्टिव प्रोपगेशन ऑफ DCML। तो डॉर्सल कॉलम मीडियल एमिनेस्कल सिस्टम में ये होता है या सेंसेशन ऐसे ट्रैवल करती है कि जिस एरिया को स्टिमुलेट किया सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, साथ वाला एरिया इनहिबिट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड लैटरल इनहिबिशन। अ चाइल्ड सफर फ्रॉम द ट्रॉमा टू द टीरियन के लेवल पर एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी पड़ी होती है, ये डैमेज हो जाएगी तो पेशेंट को एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा हो जाएगा। अ पेशेंट प्रेजेंट आफ्टर 2 आवर्स ऑफ डर्टी वुंड है तो टेटनस प्रोफाइलैक्सिस के लिए आपने एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों देनी है, टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीनेशन दोनों देनी है। टेटनस वैक्सीन इज एन एग्जांपल ऑफ, टेटनस वैक्सीन हमेशा एक्टिव इम्यूनाइजेशन में होती हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स पैसिव के अंदर आती है। एक पेशेंट का पॉजिटिव PPD टेस्ट है, दैट मीन्स उसको TB का एक्सपोजर हो चुका है, तो या तो उसमें TB लेटेंट है या TB से वो इम्यून हो चुका है। अब इम्यूनिटी अगेंस्ट TB तो वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी से आती होती है, हेल्पर T सेल्स होते हैं। हाइड्रोसेफलस के अंदर कौन सी डायूरेटिक देते हैं, आंसर इज मैनिटोल, जो कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक होती है। जब भी किसी पेशेंट को हेड का ट्रॉमा होता है, रेस्ट ICP होता है तो मैनिटोल देते हैं। पेशेंट प्रेजेंट इन OPD विद अ कंप्लेन ऑफ हाइपोथिनार वेस्टिंग है, मीडियन ऑफ इंट्रैप हो चुकी है। हाइपोथिनार वेस्टिंग दैट डज नॉट मेक सेंस, चलो शायद अल्नर नर्व भी हो चुकी हो, लेकिन मीडियन नर्व ट्रैप हो चुकी है और लैटरल हार्ट पे सेंसेशन खत्म हो चुकी है, तो मीडियन नर्व के डैमेज होने की वजह से है। लेकिन रट्टा मारना मीडियन नर्व से थिनार वेस्टिंग होता है, ना कि हाइपोथिनार वेस्टिंग होता है। बिलियोमाइसिन और बुसल्फेन पल्मोनरी फाइब्रोसिस कराते हैं। DNA में न्यूक्लियोटाइड्स होता है और न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस होती है, खासतौर पर एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। विच हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस रेगुलेट द थर्स्ट, तो बेस्ट आंसर इज सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस बिकॉज ये ADH प्रोड्यूस करता है, सही हो गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विशेस कैंसर फ्रॉम द मेटाप्लेजिया। तो जो मेटाप्लेजिया में इन्वेजन नहीं होती, कैंसर में इन्वेजन होती है। मेटाप्लेजिया इज रिवर्सिबल, कैंसर इज इरिवर्सिबल। हेमी निग्लेक्ट होता है राइट पैराइटल लोब के लीजन की वजह से, क्लियर, जो कि सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया होता है, नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है। अ पेशेंट हैविंग राइट साइडेड वीकनेस एंड लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस और टंग लेफ्ट साइड पर डेविएट कर गई है, डैट मीन्स पेशेंट को मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम है। और कौन सी आर्टरी डैमेज हुई हुई है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को क्रॉनिक कफ है, हिमोप्टोसिस है, नाइट स्वेट है, वेट लॉस है, सर्वाइकल लिम्फ नोड जो कि मैटेड है, तो ये TB की निशानियां है। 60 ईयर ओल्ड पेशेंट को लोकलाइज्ड पेन, बोन पेन है, स्वेलिंग है, ALP का लेवल ज़्यादा है। पेशेंट में सक्लोरेटिक का मतलब फाइब्रोसिस, डिस्ट्रक्टिव लेयर है, यानी पेशेंट को एज देखो, पेशेंट को एज देखो,
बोन पेन और स्क्लेरोटिक डिस्ट्रक्टिव लेगन ये बताता है कि पेशेंट के अंदर कोई मेलिग्नेंसी आ चुकी है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये देखो यहाँ पर जो जाइंट सेल ट्यूमर है वो बिनाइन है। कॉन्ड्रोसार्कोमा कार्टिलेजिनस वाली एरिया को इन्वॉल्व करता है। एविंग सार्कोमा बच्चों में होता है, तो ये बेस्ट आंसर इज ऑस्टियोसार्कोमा। हालांकि ये ऑस्टियोसार्कोमा भी यंग मेल्स में होता है। वरापेमिल इस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो ये एस ए नोट ए वी नोट पे बाइंड करेगी। एस ए नोट पे हार्ट रेट को, ए वी नोट पर ए वी नोडल कंडक्शन वेलोसिटी को कम कर देगी। एक पेशेंट को ट्रेसमस है, राइजस सार्डोनिकस है, टेटनस हो चुका है। टेटनस के अंदर क्या होता है, कौन सा रिलीज नहीं हो, क्या चीज़ें रिलीज नहीं हो पाएगी? आंसर इज रेंशा सेल से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, विच इज ग्लाइसिन काबा। क्लियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ पीसीआर। तो पीसीआर का क्या फंक्शन होता है? पीसीआर में आप डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं। आपके पास एक छोटा सा डीएनए पार्टिकल होता है, उससे आप सैकड़ों डीएनए मॉलिक्यूल ले सकते होते हैं। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पीसीआर के स्टेप्स क्या होते हैं? पहले प्राइमर लगाते हैं, फिर डीनेचुरेशन, एनीलिंग करते हैं और इलोंगेशन करते हैं। और इलोंगेशन के लिए क्या चाहिए? प्राइमर चाहिए, विच इज सिंथेसाइज्ड बाय प्राइमेज एंड डिग्रेडेड बाय DNA पॉलीमरेज 1। 25 ईयर ओल्ड फीमेल पाकिस्तान में आई है। पाकिस्तान तो बदनाम है मलेरिया टीबी वाले से। फीवर, हेडेक, एब्डोमिनल पेन है। TLC 7 की है, लेकिन प्लेटलेट काफ़ी कम हो चुके हैं। पेशेंट को मलेरिया हो चुका है, सेरिब्रल मलेरिया हो चुका है, क्योंकि हेडेक वगैरह भी है और CNS की इन्वॉल्वमेंट वगैरह भी है, विच इज़ कास्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। होजकिन लिम्फोमा के बारे में क्या बात ठीक है कि ये कॉन्टेजियस मैनर में जाता होता है। क्लियर, मतलब साथ साथ लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है। हाई लैंडर फ्रॉम स्कर्दू, यानी हाई अल्टीट्यूड वाले एरिया में रह रहा है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, HP कम है, हेमाटोक्रिएट ओके है। क्लियर, तो ठीक है। पेशेंट को क्या हुआ है? हाइपोक्सिया की वजह से सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो चुका है, हेमाटोक्रिएट अपर बॉर्डर पे चला गया है। 60 ईयर ओल्ड पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ है और स्टैब्लिश हार्ट डिजीज़ है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ है, तो उसमें कौन से देंगे आप? SGLT2 इनहिबिटर्स, जो कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी को कम कर देती है। कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग रीनल इंपेयरमेंट में दे सकते हैं? आंसर इज लीनाग्रेप्टिन। व्हेन अ प्राइमरी ओवोसाइट रिज्यूम इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो वो कब रिज्यूम करता है अपनी, मतलब चालू कब करता है? जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन। अभी एक बात रट्टा मारना कि जो प्राइमरी ओवोसाइट है मैच्योर होता है एट द ओव्यूलेशन। क्लियर, लेकिन एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन वो सेकेंडरी ओवोसाइट होता है, यानी ओव्यूलेशन से जस्ट पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। जब ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन के टाइम पर सेकेंडरी ओवोसाइट ही रिलीज होता है। फिर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो सेकेंडरी ओवोसाइट अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। अ वुमन हस्बैंड रिपोर्ट्स दैट हर वाइफ हैज़ बीन अनएबल टू परफॉर्म डेली वर्क एक्टिविटी ड्यू टू लो मूड एंड लेथार्जी। क्लियर, ठीक हो? क्लियर, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। उसका मूड कम है, सुस्ती वगैरह चढ़ी रहती है, पता नहीं उसको डिप्रेशन वगैरह ना हो, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का फुकदान है, तो वो हाइपोथायरॉइडिज्म में होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा, कौन सिंड्रोम, ओकुशिंग सिंड्रोम, इन तीनों के अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। बस रट्टा मारना, फियोक्रोमोसाइटोमा में एपिसोडिक हाइपरटेंशन होती है। सडन SOB आफ्टर अ लॉन्ग फ्लाइट, तो ये क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह रट्टा मार लेना। क्लियर, इमोबिलाइजेशन की वजह से। एक पेशेंट को राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है, पल्मोनरी एडिमा है और हिपैटिक कंजेशन है, तो व्हाट इज वो बेस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो इसमें देखो लेफ्ट हार्ट भी फेल है, राइट हार्ट भी फेल है। लेफ्ट हार्ट के फेल होने से राइट हार्ट फेल हो जाए, दिस इज कॉल्ड कोर टर्मिनल, और इसमें राइट हार्ट का फेल हो चुका है। न्यूक्लियर कंडेंसेशन है, दिस इज कॉल्ड पिक्नोसिस। अब तीन चीज़ें पढ़ लेते हैं। पिक्नोसिस में न्यूक्लियस श्रिंक होता है और सेल का बेसोफिलिया बढ़ जाता है। कैरियोलेक्सिस में फ्रेगमेंटेशन होती है और कैरियोलाइसिस में DNA टूट जाता है। SSRI का क्या साइड इफेक्ट है? SSRI सेक्सुअल डिस्फंक्शन करा देते हैं। क्लियर, इसके बाद आगे और सेरोटोनिन सिंड्रोम भी कराते हैं। 35 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट विद यूनिलैटरल ब्लडी डिस्चार्ज पैपिलरी फ्रॉन्ट्स विद फाइब्रोवास्कुलर कोर, तो ये किस में देखने को मिलते हैं? पैपिलोमा में देखने को मिलते हैं। इंट्राडक्टल पैपिलोमा की वर्ड सी, पैपिलरी फ्रॉन्ट्स विद फाइब्रोवास्कुलर कोर। इसके बाद कोलोन के कैंसर में क्या चीज़ देखने को मिलती है? वेट लॉस और फटीग, इट माइट बी ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्लियर, अ पेशेंट प्रेजेंट इन OPD विद अ कंप्लेन ऑफ जनरलाइज वीकनेस, ऑन लैब रिपोर्ट्स HP काफ़ी ज़्यादा कम है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है। क्लियर, ठीक हो गया। तो अब माइट बी के एरिथ्रोपोइटिन देने से सही हो जाए, क्योंकि दिस इज़ द एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ में आपने अंडरलाइन कॉज को या CKD में एरिथ्रोपोइटिन देना होता है। अ मेल पेशेंट जिसका HP 13 है लेकिन हाइपोक्सिया हुआ है, PO2 कम है, दिस इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया एंड दिस इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। इनफर्टिलिटी है सेंटर में आया 10 मिलियन स्पर्म से, जो कि कम है, 15 मिलियन तक होती है। 10% मोर्टिलिटी है, जबकि मोर्टिलिटी कितनी होती है? 32 तक होती है, आई थिंक सो।
और 15% नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फ कितनी होती है? 4% तक होती है। मॉर्फोलॉजी ठीक है। तो बेस्ट आंसर इस ओलिगो, क्योंकि नंबर कम है, मोटिलिटी कम है। एस्थीनो टिराटो में तो मॉर्फोलॉजी ख़राब होती है, हालांकि इसकी मॉर्फोलॉजी ठीक है। तो रट्टा मान लो, स्पम्स का वॉल्यूम 1.5 ml होता है, स्पम की कंसंट्रेशन 15 मिलियन होती है, स्पम का काउंट पर इजैकुलेट 39 मिलियन होता है, स्पम की मोटिलिटी 32 होती है, मॉर्फोलॉजी होती है 4 होती है, pH 7.2 होती है, विटालिटी 58 होती है। क्लियर? अब इसका नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन कर रहा है कि ये तो गायनी का एमसीक्यू हो गया कि नॉर्मोजूस्पर्मिया का मतलब है नॉर्मल इजैकुलेट, ओलिगो का मतलब है कि स्पर्म की कंसंट्रेशन कम है, 15 मिलियन तक होती है, एस्थीनो का मतलब है मोटिलिटी कम है, 32 होती है, टिराटो का मतलब है मॉर्फोलॉजी कम है, 4 होती है, एजो का मतलब इजैकुलेट में कुछ स्पर्म ही नहीं है, एस्पर्मिया का मतलब है इजैकुलेट ही नहीं निकल पा रहा। और अगर तीनों चीज़ें कम है, कंसंट्रेशन, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी कम है, तो ये ओलिगो एस्थीनोजोस्पर्मिया है। अ पेशेंट प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस, जो कि एक्टिविटी से वर्सन हो जाती है, तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस है। बिकॉज अगर ये एक्टिविटी से इंप्रूव हो जाती तो ये क्या होता? लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम है, और इसमें एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी होती है, माइस्थीनिया ग्रेविस है। एक पेशेंट का ग्लूकोज लेवल 2.1 मिलीमोल है। अब इसको 18 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज 36। BMI 40। वैसे 36 कैसे हो सकता है? क्या पेशेंट हाइपो में गया हुआ है? BMI ज़्यादा है, ये हाइपर वाली निशानी होनी चाहिए थी। और 45 इंचेस वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, मतलब पेशेंट को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हाइपरलिपिडीमिया है, सॉरी ओबेसिटी है। पता नहीं, शायद ग्लूकोज पे मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि 36। अच्छा, ये फास्टिंग ग्लूकोज बताया हुआ है, मतलब ग्लूकोज ठीक है, हाइपो में चला गया पेशेंट, ग्लूकोज ज़्यादा नहीं, बस उसका BMI ज़्यादा है। तो हाइपरलिपिडीमिया क्यों नहीं? क्योंकि जब तक उसका LDL नहीं आएगा हम हाइपरलिपिडीमिया लेबल नहीं करेंगे। 25-year-old मैन इज़ ब्राउट टू द ER आफ्टर RTA विद सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस। हिज उसका BP काफ़ी ज़्यादा कम है और हार्ट रेट ज़्यादा है। क्लियर? बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ है, बैरो रिसेप्टर क्या करेंगे? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवा देंगे। तो कौन सा पैरामीटर, विच आर द फॉलोइंग पैरामीटर इज मोस्ट लाइकली टू रिटर्न टुवर्ड्स द नॉर्मल फर्स्ट? सबसे पहले कौन सा नॉर्मलाइज की तरफ जाएगा? वो है डिक्रीज हार्ट रेट। क्लियर? ठीक हो गया, डिक्रीज हार्ट रेट। हालांकि इस MCQ की सेंस नहीं बनी, बस हार्ट रेट नॉर्मलाइज हो जाएगा। क्लियर? ठीक हो गया, जब बैरोसेप्टर कंपनसेशन कराई गई। एक पेशेंट अपने आइज़ को क्लोज करता है, व्हेन द डॉक्टर्स जेंटली टचेज द आई, यानी कॉर्नियल रिफ्लेक्स या कंजक्टिवा रिफ्लेक्स चेक कर रहा है, तो उसकी जो आफ्रेंट होती है वो 5th होती है, इफ्रेंट फेशियल नर्व होती है, फैप के अंदर APC जीन की म्यूटेशन होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, 100% कोलोरेक्टल कैंसर होता है, डायरिया आफ्टर इनटेक ऑफ फैटी मील, दिस इज ऑस्मोटिक डायरिया। क्लियर? सॉरी, दिस इज़ द स्टीटोरिया। ऑस्मोटिक के अंदर तो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला चीज़ें आ जाती हैं, तो फैटी डायरिया उसको स्टीटोरिया वगैरह कहते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करने के लिए आप आउटोक्लेविंग वगैरह करते होते हैं, मॉइस्ट हीट होती है, 121 का टेम्परेचर होता है, 15 का प्रेशर होता है, 15 से लेकर 20 मिनट का होता है। फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज और एब्सेस इन द एब्डोमेन, तो ये किससे होती है? बैक्टीरियोइड से होती है, एनारोबिक बैक्टीरिया होती है। Tmax क्या होता है? दिस इज द मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट, और ये ग्लूकोज की 375 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ फैट, डाइट खाई अचानक ही वो मर गया, तो हार्ट में क्या मिलेगा आपको? हार्ट में फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मायोकार्डिया मिलेगा। देखो, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स हो नहीं सकते क्योंकि वो तो पथरी करवा देंगे, तो बेस्ट आंसर इज फैटी स्ट्रीक्स विच कैन लीड टू एथेरोमेटस प्लाक। पेशेंट OPD में आया विद कंप्लेन ऑफ मेमोरी लॉस आफ्टर सस्टेन एन इंजरी लैटरल टू द पैराइटल लोब, लैटरल टू द पैराइटल लोब, तो इसमें कौन सा एरिया डैमेज हुआ होगा? बेस्ट आंसर इज ओके, क्लियर, ब्रोकास, सॉरी, द हिप्पोकैम्पो एमिगडुलाइड, यानी पेशेंट का लिम्बिक कॉर्टेक्स डैमेज हो चुका है, विच इज़ लैटरल टू द पैराइटल लोब। असल में पैराइटल लोब के लैटरली टेम्पोरल लोब पड़ा होता है। अब पेशेंट प्रेजेंट विथ हाइपरवोलेमिया और पता लगा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, रट्टा मारना, RTA के अंदर नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। एंड विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ? इट माइट बी ड्यू टू एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, क्योंकि अगर ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को इन्वॉल्व करेगी तो ये टाइप 2 RTA हो जाएगा। लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर है, क्लियर, ठीक हो गया। तो लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर है, तो अगर एपीफिजियल प्लेट का फ्रैक्चर हो तो ग्रोथ रुक जाएगी, विच इज़ कॉल्ड फाइसिस और ग्रोथ प्लेट। एक पेशेंट ER में आया, द साइन एंड सिम्पटम ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, और उसको एंजियोटेंसिन 2 दी गई है। एंजियोटेंसिन 2 इमीडिएटली क्या करेगी? कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स करवा देगी, वैसे ही अल्डोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस करवाती है। मलेरिया वाले पेशेंट में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो चुका है, दिस इज़ ड्यू टू प्रोगोवानिल, जिसने फोलेट की डेफिशिएंसी वगैरह करा दी है, तो बेस्ट आंसर इज प्रोगोवानिल।